हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। ऐसी ही समस्याएं हैं जो कि न्यूरो से जुड़ी हुई होती हैं और इसी बारे में आज हम ज़्यादा जानकारी करने के लिए आए हैं सेंटर फॉर न्यूरो स्पाइनल इंजरी, जो कि मोती मंजिल मथुरा में स्थित है। और यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। दोस्तों, आज हम आए हैं सेंटर फॉर न्यूरो स्पाइनल इंजरी मोती मंजिल, जो कि मथुरा में है। और यहाँ पर हम मिल रहे हैं सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता से। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार गीता जी। नमस्कार दोस्तों। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल गीता जी, मैंने MBBS किया था। मेरा एंट्री हुई थी मेडिसिन की फील्ड में 1990 में, 1990 में आगरा में SN मेडिकल कॉलेज से जी। उसके बाद में MBBS करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जनरल सर्जरी में कानपुर से, GSVM मेडिकल कॉलेज से, सन 2000 से 2003 तक जी। वहीं पर काम करते करते, वहाँ प्रोफेसर वाजपेयी साहब थे, उनके कारण उनके साथ काम करते करते न्यूरो सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर मैंने दिल्ली के GTB हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जरी में SR शिफ्ट की जी। और उसके बाद PGI चंडीगढ़ से मैंने 2005 में MCH के अंदर एंट्री ली। जी। तो हम डॉक्टर साहब, अभी हम पढ़ रहे थे आपका ब्रोशर, उसमें देखा कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, शांति मुकुंद हॉस्पिटल दिल्ली और नरेंद्र मोहन गाजियाबाद हॉस्पिटल में बहुत जगह पर आपने एज ए कंसल्टेंट काम किया है। तो कैसी आपकी ये जर्नी रही और अब मथुरा में आपका आगमन हुआ, तो क्या जर्नी आपकी रही इस दौरान? रीता जी, एक्चुअली न्यूरो सर्जरी जो ब्रांच है पहले केवल बड़े शहरों में या मेट्रोज में हुआ करती थी, क्योंकि इसके लिए जिस प्रकार का इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, जिस प्रकार के उपकरण चाहिए, जिस प्रकार की टीम चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, वो आज से 10-15 साल पहले केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध थी। जी जी। तो वहां पर जैसे PGI चंडीगढ़ खुद बहुत बड़ा शहर है, PGI जैसे एम्स दिल्ली है, उसी के लेवल का वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। तो उसके बाद में मेरी शिक्षा रही प्रोफेसर AK सिंह साहब के साथ। वो आप उनको द्रोणाचार्य ही मान लीजिए न्यूरो सर्जरी के। अच्छा। तो उनके साथ मैंने काम किया। वो GB पंत के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा गए तो मुझे भी अपने साथ ले गए। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हम लोगों ने न्यूरो सर्जरी में काफ़ी समय काम किया। उसके बाद दिल्ली और नोएडा के कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, क्योंकि न्यूरो सर्जरी उस समय वहीं हुआ करती थी। लेकिन वहाँ काम करते करते मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि सारे Tier 2 और Tier 3 जो सिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ के मरीज बड़े बड़े शहरों में आते हैं, उनको समय लगता है वहाँ तक आने में। जी जी। क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी बीमारी क्या है, उनको आने में समय लग जाता है, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है, उसकी वजह से परिणाम प्रभावित होते हैं। जी। दूसरे, क्योंकि वहां पर उनका घर था छोटे शहरों में, लेकिन दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में आते समय इलाज कराने में, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में महीनों लग जाते थे इलाज में, उनको और उनके रिलेटिव्स को वहां पर रहने की, खाने पीने की समस्या होती थी। तो क्यों ना हम इस इलाज को, इस ब्रांच को, इस व्यवस्था को छोटे शहरों में लेके जाएं। उस समय मेरे दिमाग में विचार आया करता था कि क्यों नहीं ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल छोटे शहरों में मौजूद हैं। वहीं से मेरे दिमाग में विचार आया कि हमें भी कान्हा की नगरी में, ब्रज में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आगरा में बीता है। आगरा के पास मथुरा पड़ता था। मथुरा में कुछ समय न्यूरो सर्जरी की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इस लक्ष्य की दृष्टि से, इस मन की वजह से मैं मथुरा में आया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ मथुरा के जो वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और डॉक्टर पंकज गुप्ता जैसे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर पा रहे हैं, इजी गोइंग उन तक पहुँच पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि क्या फ़र्क है, मतलब न्यूरो को लोग बहुत बड़ी एक चीज़ मानते हैं कि नहीं, न्यूरो तो मतलब बहुत घातक कोई चीज़ है, तब न्यूरो के पास हमें जाना चाहिए। तो इसको एक सरल शब्दों में आप कैसे हमारे व्यूअर्स तक इसको पहुंचाएंगे जागरूकता के लिए? बिल्कुल गीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज से 20-25 साल पहले न्यूरो सर्जरी ब्रांच को इवन डॉक्टर्स लेना पसंद नहीं करते थे। आज से 25-30 साल पहले न्यूरो सर्जरी वही आदमी लिया करता था जिसकी मजबूरी हुआ करती थी कि उसको कोई और ब्रांच मिल नहीं रही,
तो वो न्यूरो सर्जरी ले लेता था। अच्छा। ये हाल था। अच्छा। क्योंकि न्यूरो सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत खराब हुआ करते थे उस समय। उस समय मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर मरीजों में ऑपरेशन के बाद 40 से 50% हुआ करती थी। बहुत कम मरीज बचा करते थे। अगर किसी मरीज को सिर में चोट लग जाती थी तो ये मान लिया जाता था कि अब ये नहीं बचेगा, या कोई भी उसको न्यूरो से संबंधित बीमारी होती थी तो ये मान लेते थे अब ये पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंस्ट्रूमेंटेशन बदला, टेक्नोलॉजी बदली, अब ये ब्रांच बहुत सेफ हो गई। अब उसका इलाज बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट 1-2% के आसपास आ गई। उसके अलावा जो उसकी मॉर्बिडिटी है यानी कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स, कि मरीज के बीमार होने के बाद जो परेशानियां रहती हैं, उसमें भी बहुत कमी आई। क्योंकि हम उसमें न्यूरो रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास वो कर पाए कि हम धीरे धीरे करके उनके साथ फिजियोथेरेपी, उनके साथ रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम से उसके रिजल्ट्स में बहुत परिवर्तन आया। तो न्यूरो सर्जरी ब्रांच ओवरऑल काफी कुछ बदल गई। तो लोगों को एजुकेट करना कि न्यूरो सर्जरी ब्रांच के अब रिजल्ट्स कैसे हैं, न्यूरो सर्जरी में क्या क्या आता है, आपको न्यूरो सर्जन को कब दिखाना चाहिए, वो चीजें जो है मेरा मकसद है लोगों तक ले जाना, लोगों को पहचानना, उनको अपनी बीमारी को समझना। अच्छा, अब जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक नॉर्मल सर्जन के पास कब जाएं और एक न्यूरो सर्जन के पास एक पेशेंट को कब आना चाहिए, क्या स्थितियां होती हैं? विजेता जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सामान्य जनता को ये समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हमें उन्हें शिक्षित करना है कि सिर में जैसे आपका एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में 60 से 70% तक मरीज को सिर में चोट लगा करती है। जनरल सर्जरी वाले जो जनरल सर्जन्स हैं, अधिकतर वो डील करते हैं, अधिकतर उनके पास केसेस आते हैं पेट की चोट के, उसमें जो चोट लगा करती है। नॉर्मली जब किसी मरीज को चोट लगती है तो उसको किसी एक हिस्से में चोट नहीं लगती, उसको शरीर के बहुत सारे हिस्से में चोट लगती है, जिसको हम लोग पॉलीट्रॉमा कहते हैं। लेकिन उसमें मेजर, उसमें जो सबसे बड़ी चोट रहती है, या ये कहें कि उसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो सकती है या घातक परिणाम हो सकते हैं, वो हेड इंजरी के होते हैं। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी न्यूरो सर्जन आपको अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको उसके पास जाना चाहिए, जिससे कि अगर उसके सिर में या स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है तो उसका समय पे इलाज हो सके। क्योंकि प्राइमरली जो परेशानी है, जो मेन बीमारी है जिसको डील करना है समय पे, जिसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं यानी कि पहला घंटा कहते हैं चोट का, उसका इलाज मिल जाए। उसके बाद की जो बाकी चोट है, जैसे मान लीजिए उसके पेट में चोट है, उसके पैरों में चोट है, उसको कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो वो न्यूरो सर्जन खुद ही उस दूसरे डॉक्टर को बुला लेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है। जी। तो अगर आपके आसपास कोई न्यूरो सर्जन अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको उसे दिखाना चाहिए और इस चीज को एक्सक्लूड करना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए कि क्या कोई चोट घातक तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूरो सर्जन अवेलेबल नहीं है तो जनरल सर्जन की ट्रेनिंग में भी, क्योंकि न्यूरो सर्जन तभी बनते हैं आप जब आप 3 साल की जनरल सर्जरी की MS की डिग्री लेते हैं, तो वो मैंने भी ली हुई है जी। तो हम लोगों की 2-2 महीने की पोस्टिंग होती है, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो प्राइमरली वो लोग भी समझ सकते हैं कि कौन सा मरीज न्यूरो सर्जरी में कितना सीरियस है जी। क्योंकि न्यूरो सर्जन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये इस पे भी निर्भर करेगा कि क्या आपके घर के आसपास, चोट लगने की जगह के आसपास कोई न्यूरो सर्जन है या नहीं है। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले जो है प्राइमरी स्टेज पे आप न्यूरो सर्जन देखिए, अगर कोई है तो एक्सीडेंट होने पे चाहे कहीं पर भी आपकी चोट हो, लेकिन आप पहले न्यूरो सर्जन की तलाश कीजिए, क्योंकि वहां आपको एक बेहतर इलाज, क्योंकि वो देर नहीं होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही आम समस्या जो है आजकल के दिनों में देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसी हमारी जो है वो मोबाइल्स पर हो गई है कि याद रखने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, वो हमारा मोबाइल है, हम नहीं याद रख पा रहे। तो ये क्या परेशानी है और इससे हम कैसे दूर कर सकते हैं इसको? बेटा जी, ये जो आप बात कह रहे हो ना, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट जी। अगर हम उसको अच्छे दृष्टि में देखें तो मोबाइल से ही और सोशल मीडिया से आपको चीजों के बारे में शिक्षित होने का मौका मिल रहा है। पहले केवल टीवी ही साधन हुआ करता था जानकारी का, बुक्स ही साधन हुआ करती थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि चाहे कोई किसी भी ऑक्यूपेशन में है, किसी भी जॉब में, इवन रिक्शा भी चला रहा है या कोई लेबर का भी काम कर रहा है, उसके पास में भी मोबाइल है, तो हम उसको वहां भी शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये है कि आप उससे समय की लिमिटेशन नहीं करते, आप घंटों घंटों से देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट होने लगा है।
उसकी वजह से आपका ध्यान हमेशा उसी में लगा रहता है, तो आप भूलने लगते हैं, आप चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये एक बीमारी है जिसको आप कह सकते हैं कि समय के साथ साथ वो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम हो जाता है कि आप चीजों पे फोकस करना और कंसंट्रेट करना नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या टिप्स आप देना चाहेंगे एक आम तौर पर, जैसे कि मैंने आपके ब्रोशर में पढ़ा कि क्या चीज अनदेखा ना करें, तो इसको सरल शब्दों में आप कैसे हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे? विता जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे किसी भी आदमी को कभी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, उसका खुद का होता है या रास्ते चलते उसको कोई दुर्घटनाग्रस्त आदमी मिलता है, तो उस समय हम कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले कि अगर उसने हेलमेट लगाया हुआ है तो उसका हेलमेट सिर से उतारे नहीं। अच्छा। क्योंकि दरअसल जब भी किसी को चोट लगती है तो उसके अंदर उसकी गर्दन में यानी कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। अगर हम उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके स्पाइन को, उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला रहे हैं, यानी कि पहले आपके पास लेकर आना जरूरी, मतलब न्यूरो सर्जन के पास जाना जरूरी, तब हेलमेट हटाया जाए? नहीं, आप उसका हेलमेट ना हटाएं, उसको लगे रहने दें। अच्छा। आप सबसे पहले कोई आसपास अगर आपके एम्बुलेंस, पैरामेडिक या हॉस्पिटल है तो उसको लाने की कोशिश करें। अच्छा। मरीज को हिलाएं नहीं। हमें सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी की चोट, स्पाइनल इंजरी को एक्सक्लूड करना है, जो कि हिलाने की वजह से उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरे, उसके मुंह में कभी पानी ना डालें, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे घरों में या पहले से लोगों के दिमाग में एक चीज रही है कि कोई भी आदमी है, उसको कोई परेशानी होती है, दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाता है, तो हम उसके मुंह में पानी डाल देते हैं, जो कि बहुत खराब चीज है। क्योंकि अगर कोई आदमी बेहोश है और आप पानी डालते हैं तो वो सांस की नली में जा सकता है, वो एस्पिरेट कर सकता है। तो आपको उसके मुंह से कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, बल्कि उसके मुंह को एक तरफ करके आप उसके मुंह में कोई चीज है तो उसको निकालने की कोशिश करें, जिससे कि वो सांस के नली में ना चला जाए। तीसरी बात, अगर हमें कहीं लग रहा है कि उसको कोई खून बह रहा है बहुत ज्यादा, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम किसी एक कपड़े को लेके या आसपास कोई रुमाल है या अपना कोई स्कार्फ है, उसको लेके उसको बांध दें और उसके ब्लड को रोकने की व्यवस्था करें जी। और इसके अलावा अगर हमें बहुत ज्यादा सीरियस लगता है तो जैसे अब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ALTS की, यानी कि प्राइमरी मुंह से मुंह किस प्रकार से ऑक्सीजन दी जा सकती है, अगर उस प्रकार की हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो वो दे दें मरीज को। और दूसरी सबसे चीज, हम सबसे पहले मरीज को जल्दी से जल्दी पास के हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास ले जाना ना भूलें, क्योंकि शुरू का जो 1 घंटा है, जो गोल्डन आवर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में 66 से 70% ऐसे मरीज जिनको अगर समय पे इलाज मिल जाता तो वो बच सकते थे। वो मरीज, अगर हम ये मान लें कि 100 हैं ऐसे जिनकी मृत्यु होती है, तो उनमें से 70% बच सकते थे। प्रिवेंटेबल डेथ्स हमें देरी होने के कारण वो हो जाता है, तो हमें उस पर फोकस करना है कि हम समय पे उनको मेडिकल व्यवस्था पे, इलाज के पास, डॉक्टर के पास पहुंचा पाए। ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बहुत ही अहम बातें बताई कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहला काम जो होता है वो डॉक्टर के पास ले जाना होता है। जिस भी स्थिति में पेशेंट है उसको उसी स्थिति में रखते हुए आप कोशिश करें कि वहाँ ले जाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अहम जानकारी दी, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। और आगे भी इसी तरह की बातें जो है जागरूकता के विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार।